ऑलराइट, तो पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, तो वापस एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिपीट कर लेंगे। एक्सट्रीमली सिंपल कॉन्सेप्ट। एक रीजन है, इस रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब देयर आर पैरेलल वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन किया था। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर एक पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू और डायरेक्शन होगा सेम। यहाँ से यहाँ पे एक एरिया रख दिया हमने, इस एरिया में से कितने फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देन ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर नॉट पासिंग नॉर्मली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में देयर इज सम एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया एलिमेंट। तो इस केस में ये जो एरिया एलिमेंट था ds और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, दे आर नॉट नॉर्मल टू ईच अदर। तो हमने क्या किया था, हमने ये जो एरिया एलिमेंट है ds इसको वेक्टर बना लिया। वेक्टर कैसे बनाते हो? बाय ड्राइंग अ नॉर्मल टू इट। मतलब जो एरिया था उसी को हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ऐसा क्यों किया हमने? बिकॉज चैप्टर नंबर 2 टेल्स अस दैट एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, बट इन दिस केस फ्लक्स डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ही जाना चाहिए, लेकिन नॉर्मल नहीं है। तो हमने एरिया को बना दिया वेक्टर बाय ड्राइंग अ नॉर्मल टू द एरिया, और इसको बोल दिया ds बार। वेल बाय द वे, d मतलब स्मॉल, s मतलब सरफेस। तो स्मॉल एरिया का नोटेशन da या फिर ds आप डिनोट कर सकते हो। एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन ds बार एंड e बार इज थीटा। तो ये जो थीटा है, दिस इज द एंगल बिटवीन एरिया एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। गुड। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया एलिमेंट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉर्मल नहीं है, लेकिन मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स करता हूँ, और कर सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर के आप दो कंपोनेंट्स कर सकते हो। एंगल को लग के जो कंपोनेंट होता है उसको बोलते हो कॉस कंपोनेंट। तो ये है ई कॉस थीटा कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट ई कॉस थीटा को परपेंडिकुलर होता है, दैट इज ई साइन थीटा कंपोनेंट। ये ई साइन थीटा कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करने के लिए हमको कौन सा कंपोनेंट चाहिए? ई कॉस। मतलब ई साइन थीटा ये सरफेस को पैरेलल है और ये फ्लक्स डिफाइन करने के काम में नहीं आएगा, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर? अब डेफिनेशन ये था कि एरिया में से कितने लाइंस परपेंडिकुलर पास होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब इस एरिया के हर एक पॉइंट में से एक ई कॉस थीटा कंपोनेंट निकलेगा। Why? Because electric field is normally continuous. So from each point of the surface, you will have one E cos theta component. So total components कितने आएंगे? E cos theta into ds. So this is the flux through small surface. Flux हम phi से डिनोट करते हैं। एरिया स्मॉल था तो फ्लक्स भी क्या होगा? स्मॉल। तो बाय डेफिनेशन फ्लक्स इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है ये? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ई बार। किसको परपेंडिकुलर है? टू द गिवन एरिया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द एलिमेंट। एरिया ऑफ द एलिमेंट कितना है? ds। बट इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 2 में हमने a बार डॉट b बार डिफाइन किया था, विच वॉज ab cos थीटा। करेक्ट? तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास है ई डी एस कॉस थीटा। ई एक वेक्टर है, यस। डी एस एक वेक्टर है, यस। तो ई डी एस कॉस थीटा मतलब ई बार डॉट डी एस बार। क्लियर यहाँ तक? गुड। तो फ्लक्स को वापस अच्छे से एक बार डिफाइन कर दूंगा मैं। वी विल नॉट रिपीट इट अगेन, बट जस्ट डिफाइन इट। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन क्या था? द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। कौन से लाइंस ऑफ फोर्सेस है ये? इलेक्ट्रिक लाइंस है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing normally
through through an area element is defined as electric flux. Is defined as electric flux. Is that clear? Then हमने एक रीजन लिया, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड था और एक एरिया था ds. एज यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ये ds से परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, बट इट इज मेकिंग सम एंगल विथ ds बार. तो let us consider a region in which E bar and ds bar makes angle theta. Good, right? फिर हमने क्या किया, फिर हमने कंपोनेंट किए, ई के कंपोनेंट किए. एक लिया ई कॉस थीटा कंपोनेंट, एक लिया ई साइन थीटा कंपोनेंट. लेकिन फ्लक्स के लिए हमको ई साइन थीटा की जरूरत नहीं है. व्हाट वी नीड इज ई कॉस थीटा. देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, डी फाई मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट. किसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट? ई बार का. ऑफ ई बार इनटू एरिया इज नथिंग बट फ्लक्स. परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा था? ई कॉस थीटा. एरिया क्या था? ds. Therefore d phi इक्वल टू ई ds cos थीटा. लेकिन ई ds cos थीटा इज नथिंग बट ई बार डॉट ds बार. So this is the flux through a small area element. Remember, यहाँ पे ds मतलब ये क्या है? स्मॉल एरिया एलिमेंट है. जहाँ तक हमने लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था डे बिफोर यस्टरडे. नाउ गोइंग अहेड, मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा हो सकता है कि ये जो एरिया एलिमेंट है ये खुद एक बड़े सरफेस का पार्ट है. तो पॉसिबली यू मे हैव area element which is itself a part of a larger area. तो हमारे पास एक बड़ा एरिया है जिसका ये एक छोटा सा पार्ट है. Then imagine इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है. Why I am taking positive charge? Because you know electric field of positive charge is directed away. तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी डायरेक्टेड अवे इन ऑल डायरेक्शन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बेसिकली गो अवे इन ऑल डायरेक्शन, विच मीन्स कि जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक लाइंस है, वो सिर्फ एक एलिमेंट से नहीं पास हो रहे, दे आर आल्सो पासिंग थ्रू अदर सच स्मॉल एलिमेंट. इसके बाजू में भी एक एलिमेंट होगा. यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? Yes. Why yes, why not no? Because electric field of a positive charge is away in all direction, which means हमने जब फ्लक्स लिया था तो हमने फ्लक्स लिया था सिर्फ थ्रू स्मॉल एरिया. लेकिन ये स्मॉल एरिया ये खुद एक बड़े स्फीयर का, बड़े सरफेस का पार्ट है और इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस होता है अवे. तो यहां से भी फ्लक्स पास हुआ, यहां से भी पास हुआ, यहां से भी पास हुआ. इसके बाजू में और एक एलिमेंट होगा तो वहां से भी होगा. तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, हाउ डू यू फाइंड आउट टोटल फ्लक्स? एडिशन. फ्लक्स थ्रू ds, देन फ्लक्स थ्रू ds, देन फ्लक्स थ्रू ds, इन सबको करेंगे ऐड. और एडिशन को आप बोलते हो इंटीग्रेशन. उसको इंटीग्रेशन कब बोलते हो? जब कंटिन्यूअसली सरफेसेस हो, एक के बाजू में दूसरा सरफेस, दूसरे के बाजू में और सरफेस. जब ये सारे के सारे स्मॉल सरफेस एलिमेंट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड कंटिन्यूअसली, देन हम एडिशन का ही नया नाम देते हैं इंटीग्रेशन. तो टोटल फ्लक्स, so if ds is itself a part of larger surface, और ये जो लार्जर सरफेस इसमें नाम दे देंगे, इसको बोल देंगे s. तो बड़ा सरफेस था s, उसका छोटा पार्ट था ds. then total flux
टोटल फ्लक्स थ्रू, कौन से सरफेस से टोटल फ्लक्स पास हो रहा है? एस। एस टोटल फ्लक्स को आप डिनोट करते हो फाई से, स्मॉल फ्लक्स को डिनोट करते हो डी फाई से। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ओवर डी फाई। इंटीग्रेशन कौन से सरफेस पे कर रहे हो? एस पे। लेकिन डी फाई क्या था? क्या था डी फाई? ई बार डॉट डी एस बार। तो टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। थोड़ा कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है, थोड़ा डिफिकल्ट जाता है इनिशियली, बट इट इज वेरी सिंपल। तो रिमेंबर, एक रीजन, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एक छोटा सा हमने पार्ट रख दिया, सरफेस रख दिया, जितने भी लाइंस पास हुए उसको बोल दिया फ्लक्स। क्योंकि सरफेस एलिमेंट स्मॉल था तो फ्लक्स भी स्मॉल था, तो इस फ्लक्स को हमने डिनोट किया डी फाई से, और ये डी फाई आया ई बार डॉट डी एस बार। अब ये स्मॉल एलिमेंट खुद एक बड़े सरफेस का पार्ट है, और उस बड़े सरफेस के अंदर एक चार्ज था, तो वो चार्ज पॉजिटिव था, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे इन ऑल द डायरेक्शन। मतलब बड़े सरफेस पे हम छोटे छोटे एलिमेंट्स इमेजिन कर सकते हैं, और हर एक एलिमेंट में से फ्लक्स पास होगा, तो टोटल फ्लक्स विल बी जस्ट इंटीग्रेशन। तो सिर्फ पॉइंट ये है कि ये पता होना चाहिए, टोटल फ्लक्स करते वक्त क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट करोगे, राइट। अब ये अगर आपको पता है तो नाउ यू कैन गो अहेड एंड स्टडी व्हाट इज गॉस लॉ। रिमेंबर, ये जो गॉस लॉ है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्वेल्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ट्वेल्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डायरेक्टली स्टार्ट ही वहां से होता है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यहाँ पे गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन होगा, एंड इन ट्वेल्थ वी विल डायरेक्टली सी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इन ट्वेल्थ। तो गॉस लॉ मतलब क्या, पहले समझ लेते हैं हम। एक्सट्रीमली सिंपल। और गॉस लॉ यूज कहाँ पे होता है? तो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q, और एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे चार्ज नहीं है, इस P पॉइंट पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम चार्ज Q इज R। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है कि हमने डिराइव किया था? हाँ, तो क्या था? 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर। वेरी गुड। अब इमेजिन, चार्ज जो है वो पॉइंट की जगह पे एक स्फीयर में है, एक स्फीयर के सरफेस पे है, और एक पॉइंट है P जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इमेजिन, चार्ज एक पॉइंट की जगह पे एक स्ट्रेट लाइन में है, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा ही होता है। हमारे पास घर में इतने सारे वायर्स होते हैं, तो करंट किस में से पास होता है? वायर के सरफेस में से। मतलब चार्ज इज नॉर्मली नॉट इन अ पॉइंट। चार्ज नॉर्मली होता है लाइक एक वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर एक स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर एक थिन प्लेन शीट है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ थिन प्लेन शीट, दिस इज टू डायमेंशनल प्लेन। ये बोर्ड भी टू डायमेंशनल प्लेन है। सपोज हमारे पास एक थिन प्लेन शीट है, और इसके ऊपर एक चार्ज है। यू हैव सम चार्ज स्प्रेड ओवर दिस, और आपको पूछा है बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना, इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना, और यहाँ पे जो थिन प्लेन शीट है, इसके पास में एक P पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। तो अब तक हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था, जो आप बोलते हो 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर, ये हम डिराइव करते हैं कूलम्स लॉ से। और कूलम्स लॉ इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैं तभी आपको बता दिया था कि दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट है, एक है 11th में, एक है 12th में। 11th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्ट्रिक्टली सिर्फ पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, सारा का सारा चार्ज एक सिंगल पॉइंट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन आपने डिराइव किया, ये आता है कूलम्स लॉ से, और कूलम्स लॉ इज स्ट्रिक्टली फॉर टू पॉइंट चार्जेस। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। उसमें से सेकेंड चार्ज को बना दिया 1 कूलम, तो क्या बचा? 1/4πε0 Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, बट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बट प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक थिन प्लेन शीट है, इसके ऊपर चार्ज है,
और हमको फाइंड करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दिस केसेस। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक रैंडम शेप का बॉडी है, वी हैव अ बॉडी ऑफ रैंडम शेप विच हैज चार्ज and they are asking you to find out what is electric field due to this random shaped object। तो ऐसे केसेस में हमको एक लॉ लगेगा जो कूलम्स लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। तो वो लॉ है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रैक्टिकल बॉडीज और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। एक्सटेंडेड मतलब पॉइंट नहीं है ये, इट इज अ स्फीयर, मे बी अ स्ट्रेट लाइन, मे बी अ टू डायमेंशनल प्लेन, मे बी अ रैंडम शेप बॉडी। So now we will see what is Gauss law. We will see how to use Gauss law and we will solve some examples of Gauss law। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, और कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आधा काम यहीं पे खत्म। See the idea here is, for example, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस से Q1, और पॉजिटिव है। What is the direction of electric field of this positive charge? Away, away in all directions। हर डायरेक्शन में अवे होगा, इट इज अवे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। करेक्ट, गुड। देन इमेजिन इसके बाजू में और एक चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव Q2। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज? अगेन अवे। इमेजिन हमारे पास एक तीसरा चार्ज है Q3, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? अगेन अवे, बराबर। एंड आई हैव मोर चार्जेस, और भी चार्जेस हैं। अब फिलहाल मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, मैं थोड़ी देर में एक दो चार्जेस को नेगेटिव भी कर दूंगा। हमारा एम ये था टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल दिस चार्जेस। हमको पता क्या है कि हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा विच इज अवे। इसका मतलब अगर मैं स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता हूं, इफ आई टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, कहीं पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, तो इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। Q1 का भी पास होगा, Q2 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, Q3 का भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा, सो ऑन सो फोर्थ। मतलब एक ही गिवन एरिया में से तीनों चारों चार्जेस का फ्लक्स पास हो रहा है। क्या तो समझ में आया? पक्का? श्योर श्योर। अब इफ आई टेक अ लार्जर स्फीयर, सपोज मैंने यहाँ पे एक सरफेस ले लिया, मे बी स्फीयर, मे नॉट बी स्फीयर, कोई भी रैंडम शेप का सरफेस ले लिया। तो जैसे पिछला केस था, पिछले केस में पूरे सरफेस से टोटल फ्लक्स इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार, लेकिन पिछले केस में इस सरफेस के अंदर एक सिंगल चार्ज था। अब यहाँ पे कितने चार्जेस है? 4, 5, 6, 100, 1000, 10,000, कितने भी हो सकते हैं। हर एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और हर एक चार्ज का फ्लक्स इस सरफेस में से पास होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड क्यों यूज हुआ? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार चार्जेस का है, Q1 का भी है, Q2 का भी है, Q3 का भी है और Q4 का भी है। फ्लक्स कौन जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए तो हमने डिफाइन किया ना, यहाँ पे क्या लिखा था हमने लिखा था द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। यहाँ पे एक चार्ज, तो एक चार्ज का फील्ड, यहाँ पे चार चार्जेस तो चार चार्जेस का फील्ड। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट वर्ड क्यों यूज किया? चार चार्जेस है तो चारों का, और एक रीजन है, यू रिमेंबर वेक्टर्स। अगर हमारे पास दो इक्वल बट अपोजिट वेक्टर हो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, व्हाट इज द रिजल्टेंट? 0, क्योंकि क्या होता है? कैंसलेशन। लेकिन सपोज हमारे पास वेक्टर्स है अपोजिटली डायरेक्टेड बट दे आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसको क्या हुआ था हमने? नेट। क्या बोलते हैं उसको? नेट। करेक्ट। अब हमने जो सिचुएशन लिया, इट इज पॉसिबल कि इसमें से कोई चार्ज पॉजिटिव है और कोई चार्ज नेगेटिव है। इमेजिन Q2 ये नेगेटिव चार्ज है, इमेजिन Q3 ये भी नेगेटिव चार्ज है। अब Q1
और Q4 का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? अवे। Q2 और Q3 का क्या होगा? टूवर्ड्स, राइट। इसका मतलब सम लाइंस आर गोइंग अवे, सम लाइंस आर गोइंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस एंड सम लाइंस आर कमिंग टूवर्ड्स, मतलब सम आर गोइंग इनसाइड दिस सरफेस। मतलब ऐसे फील्ड लाइंस है जो बाहर की तरफ भी है और जो अंदर की तरफ भी है। तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को फिजिक्स में क्या बोलते हैं? नेट। तो दैट इज वाई यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हुआ? नेट। सो रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ और बाद में वापस एक बार इसको समझ लेंगे। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, और एक चीज याद रखो, जहां जहां पे लॉ हो वहां पे स्टेटमेंट होता है। न्यूटन लॉ स्टेटमेंट आएगा, कूलॉम्स लॉ स्टेटमेंट आएगा, याद है कूलॉम्स लॉ? The force between two charges at rest is directly proportional to product of magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance between them. Similarly, यहाँ पे भी statement आएगा, the flux of किसका? net electric field। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने के पीछे एक ही रीजन है, कुछ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है और किसका? टुवर्ड्स है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आर अपोजिट इन डायरेक्शन। Q1 और Q4 का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट कर रहा है, अवे पॉइंट कर रहा है। Q2 Q3 का इनवर्स पॉइंट कर रहा है। मतलब जब अपोजिटली डायरेक्टेड वेक्टर्स हो तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो बचेगा उसको बोलते हो नेट। तो दैट इज व्हाई द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, ये सरफेस क्या है? क्लोज्ड है। कहीं पे भी मैंने ऐसा दिखाया क्या? इसको ऐसा ओपन दिखाया? नहीं। तो रिमेंबर, यू नीड टू हैव अ क्लोज सरफेस। The flux of net electric field through a closed surface, is equal to, या equals भी लिखते हैं कहीं पे, is equal to total charge enclosed between the surface. What do you mean by enclosed? Total charge enclosed मतलब इस surface के अंदर कितना चार्ज है, is equal to total charge enclosed within the surface, inside the surface, divided by epsilon zero. Surface divided by epsilon zero. What is epsilon zero? Permittivity of vacuum, permittivity of free space, right? यहाँ तो समझ में आया? सिंपल भाषा, एक्सट्रीमली सिंपल लैंग्वेज। फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज फ्लक्स? इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार, या फिर इट इज डिनोटेड बाय फाई। फ्लक्स मतलब फाई is equal to integration E bar dot ds bar. According to the statement, the flux of net electric field through a closed surface is equal to charge enclosed. तो वो जो सरफेस था उसमें जितना भी चार्ज एनक्लोज होगा उसको डिनोट करेंगे चार्ज एनक्लोज, Q एनक्लोज, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जीरो। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ तो टेल मी व्हाट इज द फ्लक्स। सपोज मेरे पास एक सरफेस है, बाय द वे ये लॉ किसने बताया? तो ये जो सरफेस आप ड्रॉ करते हो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिनरी सरफेस है, इसका नाम है गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? और ये सरफेस रियल है कि इमेजिनरी है? इमेजिनरी है, इट इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस। अगर इस सरफेस का शेप स्फीयर हुआ तो इसको बोलेंगे गॉसियन स्फीयर। अगर इस सरफेस का शेप सिलेंड्रिकल हुआ तो बोलेंगे गॉसियन सिलेंडर। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द नेट फ्लक्स, सपोज मेरे पास एक ही चार्ज है Q1, इसका फ्लक्स डिनोट किससे करेंगे? या तो फाई से या तो फिर इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार। जब आप इंटीग्रेशन करते हो मतलब आप देख रहे हो टोटल फ्लक्स, मतलब आप स्मॉल सरफेस एलिमेंट का फ्लक्स नहीं देख रहे हो, आप देख रहे हो टोटल फ्लक्स। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, total flux, net flux is equal to charge enclosed. What is charge enclosed in the surface? Q1 divided by epsilon zero. So this is Gauss law. अब सपोज मेरे पास एक दूसरा चार्ज होता है Q2, तो अब बताओ व्हाट इज चार्ज एनक्लोज? Q1 plus Q2, very good, Q1 plus Q2 upon epsilon zero, correct?
सपोज मेरे पास एक तीसरा चार्ज होता Q3, देन टोटल फ्लक्स इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन 0। अब अगर मैंने Q2 को कर दिया माइनस, तो व्हाट इज चार्ज एनक्लोज? Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। आगे ध्यान में लो, क्लियर? तो जितना भी चार्ज एंक्लोज्ड है वो सारा का सारा चार्ज लेना है। और याद रखना, हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था बेसिक प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। चार्जेस ये मास जैसे ऐड होते हैं, लेकिन जब चार्जेस को ऐड करते हो तो चार्जेस का साइन भी कंसिडर करना पड़ता है। आपको लेना पड़ता है Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव Q1, Q2 नेगेटिव है तो नेगेटिव Q2, Q3 अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव Q3, फिर Q4 हुआ तो अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव Q4, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो चार्ज है उसका साइन भी कंसिडर करो। गुड, यहाँ तक क्लियर? क्लियर। अब ये जो लॉ हमने लिखा, हमने क्या लिखा? टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। ये तो हमने सिर्फ लिखा स्टेटमेंट, हमने अभी तक कहीं पे भी इसको प्रूव नहीं किया। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? तो टू प्रूव दिस, इसको प्रूव करने के लिए हम एक काम करेंगे, वी विल कंसीडर अ चार्ज, एनी चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लो, लेट अस से चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट पॉइंट ओ। गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए कंडीशन था, कंडीशन क्या था? द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से पास होने चाहिए? क्लोज सरफेस से। तो ये 12th का बेस, क्योंकि ये आपको 11th में से गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन है और 12th में एप्लीकेशन है। गॉस लॉ अप्लाई करना है तो चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा। मतलब मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है विच इज लोकेटेड एट पॉइंट ओ, इसको मैं पहले इमेजिनरी सरफेस में क्लोज कर लेता हूँ। ये आ गया इमेजिनरी सरफेस। कौन सा सरफेस है ये? गॉसियन सरफेस। हो गया एनक्लोज। चार्ज हर डायरेक्शन से क्लोज हुआ, हर डायरेक्शन से होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास ये एक चार्ज है, जैसे सम चार्ज, मुझे अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो इसको फ्रंट से भी क्लोज करना पड़ेगा, साइड से भी करना पड़ेगा, बैक से भी करना पड़ेगा, यहाँ से भी करना पड़ेगा, टॉप से भी करना पड़ेगा और बॉटम से भी करना पड़ेगा। जब तक चार्ज हर डायरेक्शन से क्लोज नहीं होता तब तक गॉस लॉ आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हियर वी आर अप्लाइंग गॉस लॉ। हमने एक इमेजिनरी सरफेस लिया, देन इंपॉर्टेंट थिंग, हमने फ्लक्स डिफाइन किया था, और हमने फ्लक्स डिफाइन किया था स्मॉल सरफेस के लिए पहले, टोटल फ्लक्स बाद में। तो एक काम करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, इस गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, सम स्मॉल एलिमेंट ds, और ये ds कहाँ लेना है ये आपकी मर्जी। यू वांट टू टेक इट एनीवेयर, टेक इट, जहां आपको लगता है वहां ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलेगा, नो प्रॉब्लम। देन चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अवे। तो ये आ गया पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, लेट अस से, राइट। तो ये जो रेड कलर का मैं एरो दिखा रहा हूं, दिस रेड कलर लाइन इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार। फ्लक्स डिफाइन करने के लिए ये जो ds था इसको बनाना पड़ता है वेक्टर, और वेक्टर कैसे बनाते हो? बाय ड्राइंग नॉर्मल। तो ये आ गया नॉर्मल टू द सरफेस, ds बार। ई बार और ds बार में एंगल को हमने किससे डिनोट किया था? थीटा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस ds इज नथिंग बट d फाई, क्योंकि सरफेस स्मॉल है तो फ्लक्स भी स्मॉल है। एंड बाय डेफिनेशन ये क्या था? ई डी एस कॉस थीटा, ई बार डॉट डी एस बार। तो गॉस लॉ को प्रूव करने का अप्रोच पहले समझ लो। सबसे पहले सिंगल चार्ज लेना है प्लस क्यू, उसको एक पॉइंट पर रखना है ओ, इसको एनक्लोज करना है इन सम इमेजिनरी सरफेस एस विच इज कॉल्ड एस गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के छोटे छोटे पीसेस करने हैं, उसमें से एक छोटा एरिया एलिमेंट लेना है ds। पहले पहले फाइंड करो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ds, e ds cos थीटा। इमेजिन, इमेजिन ये जो ds है इसका डिस्टेंस q से है r,
Do you know what is electric field due to a point charge at a distance r? 1 upon 4 pi epsilon 0. But electric field E is 1 upon 4 pi epsilon 0 q by equation number 2. This is equation number 1. From 1 and 2, therefore, from equation number 1 and 2, you have flux d phi equal to E. What is E? 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square ds cos theta. क्लियर? अब एक छोटा सा ट्रिक यूज करेंगे. Q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर रख दो, बाकी सबको एक ब्रैकेट के अंदर ले दो. उससे क्या होगा? तो ये था डी फाई. दिस इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. अंदर क्या बचा? ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर. चैप्टर नंबर 1 एसआई यूनिट के 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 थे सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री में पहला था प्लेन एंगल, दूसरा था सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल मतलब एंगल मेड बाय अ सरफेस. जब हमारे पास दो लाइंस हो, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, छोड़ दो इसको, ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट जाता है. लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. और फिजिक्स समझने के लिए अगर आपके पास इमेजिनेशन पावर है तो आपको सराउंडिंग में बहुत कुछ मिल जाएगा विच विल हेल्प यू टू इमेजिन फिजिक्स. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. आप जब इस स्ट्रेट लाइन को देखते हो तो ये लाइन है, ये आपके आंखों पे जो एंगल बनाएगा उसको बोलोगे प्लेन एंगल. तो जब एक स्ट्रेट लाइन जैसा ऑब्जेक्ट व्हेन इट मेक्स सम एंगल एट योर आई, देन दिस एंगल इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? प्लेन एंगल. तो यहाँ जो भी एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल, और इसको डिनोट करते हो आप थीटा से, एंड इट इज मेजर्ड इन रेडियंस. बट नाउ इमेजिन मेरे पास एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है. 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बोला, मतलब ये एक सरफेस है. क्या है? ये एरिया है. और पहला क्या था? एक लाइन था. लाइन जो एंगल बनाएगा वो होता है प्लेन एंगल. सरफेस जो एंगल बनाता है वो होता है सॉलिड एंगल. यहां तक क्लियर? गुड. देन गोइंग बैक हियर, ये जो आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसका नाम क्या था? एरिया एलिमेंट. क्या नाम था इसका? तो ये लाइन है कि एरिया है? एरिया है. तो एरिया जो एंगल सबटेंड करेगा चार्ज पे, वो एंगल प्लेन एंगल होगा या सॉलिड एंगल होगा? सॉलिड एंगल होगा. एक्सीलेंट. डू यू रिमेम्बर, आपको याद होना चाहिए वैसे, सॉलिड एंगल का डेफिनेशन क्या था? जैसे प्लेन एंगल का डेफिनेशन था, ये जो आर्क लेंथ है, इस आर्क लेंथ को कुछ नाम दे देते हैं. लेट अस से L एंड दिस डिस्टेंस इज R. तो आर्क लेंथ L इज R इंटू थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू L बाय R. बराबर? राइट. सिमिलरली सॉलिड एंगल, इसको आप डिनोट करते हो ओमेगा से, और अगर सॉलिड एंगल स्मॉल हो तो डिनोट करते हो डी ओमेगा से. डी ओमेगा इक्वल टू जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लुकिंग एट मून, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मून को देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस बुक को देख रहे हो, ये बुक का जो भी एरिया होगा, जितना भी एरिया होगा, मैं किसको देख रहा हूँ? स्मॉल एलिमेंट. इसका एरिया कितना है? ds राइट. ds डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. डिस्टेंस कितना है? तो ds डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये क्या है? क्या है ये? सॉलिड एंगल. हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है वो ds अपॉन r स्क्वायर इंटू कॉस थीटा है. कॉस ऑफ एनी एंगल इज जस्ट अ नंबर. कॉस ऑफ 0 1, कॉस ऑफ 30 डिग्री √3/2 मतलब 0.8606, कॉस ऑफ 45 1/√2, कॉस ऑफ 60 1/2. तो ये तो वैसे भी नंबर है. तो ये क्या आ गया? एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. तो बाय डेफिनेशन एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर मतलब कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल. करेक्ट. यहां तक क्लियर? यहाँ पे एरिया कौन सा आया? ds.
मतलब ये सॉलिड एंगल किसने बनाया, डीएस ने। कहाँ पे बनाया, एट द लोकेशन ऑफ चार्ज। कितना एंगल बनाया, डी ओमेगा। इसका मतलब ये जो फ्लक्स है डी फाई, इट इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। यहाँ तक क्लियर, गुड। तो पॉइंट चार्ज था, हमको गॉस लॉ का डेरिवेशन करना है। गॉस लॉ मतलब एक सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा जो इस चार्ज को एनक्लोज करेगा। हमने एक इमेजिनरी सरफेस लिया और सरफेस का शेप आपके ऊपर है। आप स्फीयर लो, आप उसको क्यूब बना दो, आप इसको रैंडम शेप लो, आप ऐसा भी कोई शेप लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज द सेम थिंग। करेक्ट। सिर्फ प्रोसेस याद रखना। प्रोसेस में ये है कि इस पूरे सरफेस को आप स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड करोगे। पहले एक एरिया एलिमेंट से फ्लक्स कैलकुलेट करोगे, फिर आप बोलोगे ये एरिया एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे था, आर डिस्टेंस पे था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर। राइट। ये ई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, देन यू सी कि यहाँ पे ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर आ गया। उसको बोल दोगे, क्या बोलोगे, डी ओमेगा। लेकिन बाय स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ ये जो फ्लक्स है ये टोटल फ्लक्स है, दिस इज नॉट द फ्लक्स ओनली थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे क्या किया था टोटल फ्लक्स निकालने के लिए, किया था ना, क्या किया था हमने, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किया था। तो यहाँ पे भी टोटल फ्लक्स, देयरफॉर total flux through Gaussian surface, total flux through Gaussian surface is total flux through Gaussian surface कैसे फाइंड करते हो, इंटीग्रेशन। और टोटल फ्लक्स को डी फाई से डिनोट करते हो कि फाई से डिनोट करते हो, फाई। लेकिन बाय डेफिनेशन अब भी देखा हमने, टोटल फ्लक्स इज आल्सो इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। तो टोटल फ्लक्स को या तो फाई से डिनोट कर दो या फिर डिनोट करो इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। यहाँ तक क्लियर, गुड, पक्का, ओके। वेल बाय द वे, इस स्टेप पे बाद में जाएंगे, हमको प्रूव करना था, ये वो करेंगे प्रूव। रिमेंबर, इंटीग्रेशन मतलब इसमें से कितना फ्लक्स डी फाई, उसके बाजू से कितना फ्लक्स डी फाई, उसके बाद से कितना फ्लक्स डी फाई। इंटीग्रेशन मतलब डी फाई प्लस डी फाई प्लस डी फाई प्लस डी फाई। तो ऐसे सारे के सारे डी फाई को ऐड करते गए, इन्फिनाइट नंबर था, तो इंटीग्रेशन ओवर डी फाई। यहाँ तक क्लियर, पक्का क्लियर। तो स्मॉल एलिमेंट से डी फाई, फिर डी फाई, फिर डी फाई, मतलब इंटीग्रेशन ओवर डी फाई। कब तक डी फाई पे इंटीग्रेशन करना है, पूरे के पूरे सरफेस पे। सरफेस का नाम क्या था, एस। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एस। देयरफॉर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस डी फाई। व्हाट इज डी फाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। अब डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल मेथड मैंने इसके लिए आपको डिटेल बताया था। डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट को हमेशा निकालो बाहर। चार्ज कांस्टेंट है, यस। 4 पाई कांस्टेंट है, यस। एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, ऑफ कोर्स यस। तो ये सारा का सारा बाहर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर, इंटीग्रेशन डी ओमेगा ओवर सरफेस। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन डी ओमेगा ओवर सरफेस। मतलब आपने ये पहला एलिमेंट लिया, उसने कितना एंगल बनाया, डी ओमेगा। फिर दूसरा एलिमेंट लिया, उसने कितना बनाया, डी ओमेगा। फिर बाद में डी ओमेगा, वापस इसने डी ओमेगा, इसने भी डी ओमेगा, इसने भी डी ओमेगा, मतलब टोटल एंगल, टोटल सॉलिड एंगल। ये याद रखना, आप मैथ्स में सीखोगे बाद में सीखोगे, लेकिन अभी बता देता हूँ। टोटल सॉलिड एंगल हमेशा होता है 4 पाई। कितना होता है, if I ask you what is the area of sphere, 4 pi, 4 pi r square. What is volume of sphere, 4 pi by 3 r cube। अब समझ में 4 pi कहाँ से आया, 4 pi कहाँ से आया, that is the total solid angle made by the sphere at the center। तो टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई। इसलिए एरिया ऑफ स्फीयर में क्या आता है, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या आता है, 4 पाई बाई 3 आर क्यूब। तो वो 4 पाई कहाँ से आया, वो टोटल सॉलिड एंगल से आया। बट टोटल सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 4 पाई, देयरफॉर फ्लक्स फाई
फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, और टोटल सॉलिड एंगल कितना है 4 पाई, 4 पाई कैंसल। लेकिन ये चार्ज जो था, ये यही चार्ज था एनक्लोज, किसके अंदर एनक्लोज, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो इसको क्या लिखोगे, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, हेंस प्रूफ। ये प्रूव करना था ना, टोटल फ्लक्स इज चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, इसको और एक तरीके से लिखते हो, कैसे लिखते हो, इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार। लिखा कि नहीं, यहाँ पे लिखा कि नहीं आपने, यस। और लेकिन ये फ्लक्स कितना आया, ये आया चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, हेंस यू हैव शोन दैट गॉस लॉ इज एक्चुअली ट्रू। प्रूव कर दिया आपने। यहाँ तक क्लियर, गुड। मैं एक बार और स्टेप बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आई एम रिपीटिंग नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट होगा, पहला ही टॉपिक है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। Find the electric field intensity due to a infinitely long straight wire. Find electric field intensity due to a thin infinite long sheet. Find electric field intensity due to a random shaped object. तो अगर आपको गॉस लॉ ही नहीं पता, तो वहां के मार्क्स गए, और उसके साथ जेई नीट सीईटी के भी गए। तो सिर्फ प्रोसेस समझ लो। हमारे पास था एक चार्ज, कौन सा चार्ज, प्लस क्यू, कहाँ लोकेटेड है, ओ पे। हमको क्या प्रूव करना है, गॉस लॉ। गॉस लॉ मतलब क्या है, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये प्रूव करना है। गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। मतलब एक चार्ज को पहले आप क्लोज करो, मैं थ्योरी लिखने नहीं वाला हूँ, नोट्स में है। कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q located at point O. Imagine a surface S which encloses this charge. Then imagine the surface to be made up of large number of small area elements. Consider one such area element ds at some point. Electric field due to positive charge Q is directed away, right? Then the angle between the normal, ये नॉर्मल दिखना चाहिए वैसे, तो समझ देना। नहीं समझ में आता तो मेरे को इसको रोटेट करना पड़ेगा, आई रोटेट इट, डजंट मैटर। Okay, now it looks like perpendicular. Let theta be the angle between electric field and ds bar. We know that the flux through this small area element ds is given by d phi equal to E ds cos theta, equation number 1. But we know that electric field at a distance r due to a point charge is given by 1 upon 4 pi epsilon 0 qy, equation number, so from equation number 1 and 2, therefore ये E का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, डी फाई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। फिर हमने यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को अलग से लिख लिया, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर कौन है, डी ओमेगा, मतलब कौन है, सॉलिड एंगल। किसने बनाया, डीएस ने। कहाँ बनाया, चार्ज पे, मतलब ओ पॉइंट पे। यहाँ तक क्लियर, गुड, क्लियर। बट this Gaussian surface is made up of large number of such small ds. Therefore, total flux passing through the Gaussian surface can be obtained by integration, right? So this is equal to, what is this? What is d phi? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। कौन कौन कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, और कौन कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, यस, गुड। एंड अंदर कौन बचा, मतलब ऐसे डीएस 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 सबके सब डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा बनाएंगे, सबको ऐड करोगे, बट टोटल सॉलिड एंगल आता है 4 पाई। तो फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसल। तो क्या आया, चार्ज अपॉन, लेकिन ये चार्ज कौन सा चार्ज है, एनक्लोज चार्ज है। देयरफॉर फ्लक्स इक्वल टू
फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो, हेंस प्रूव्ड। यहाँ तक क्लियर? यस, गुड। तो अब अगर आपको ये अच्छे से पता है तो अगले न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो।